सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 966वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार राय सर। सर एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो 2000 से लखनऊ में अपने निजी क्लिनिक के माध्यम से निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे बीएचएमएस की डिग्रीधारी हैं और पिछले 2 दशकों से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुभव अर्जित किया है। वर्तमान में जिला क्षेत्रीय अध्यक्ष होम्योपैथी अनुसंधान समिति के पद पर कार्यरत हैं। इसके अंतर्गत वे होम्योपैथिक चिकित्सा के विकास, शोध और जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा आईआईएचपी के आजीवन सदस्य भी हैं, जो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिकित्सा क्षेत्र के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू सर। जी। आ रही है सर। जी सर, अब ठीक है, आवाज आ रही है। जी जी, चूंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ सर, तो मैं आज ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज बड़ा दुखद समाचार मिला। होम्योपैथी जगत के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर सीपी सिंह का आकस्मिक निधन हो गया था। आज हम लोग अंत्येष्टि में उनके शामिल हुए। ये बड़ा आकस्मिक दुर्घटना हुई और होम्योपैथी जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। चूंकि मैं भी उनके रिसर्च सोसाइटी होम्योपैथी से जुड़ा हुआ था और वो उसके चेयरमैन थे। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने विचार किया कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का बहुत सारी सिमिलरिटीज है आध्यात्मिकता से। इसी पे ये आज ये टॉपिक डॉक्टर मृदुल साहनी सर ने ये रखा है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक पे मुझे बोलने का अवसर दिया। जैसा कि आज का टॉपिक है होम्योपैथी में आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण, दैट इज द स्पिरिचुअल अप्रोच ऑफ होम्योपैथी। चूंकि मैं एक ध्यान संस्थान से जुड़ा हूँ, तो मेरे मन में ये विचार आया कि इस पर जो है कुछ अपने विचार रखने चाहिए। हो सकता है बहुत तकनीकी ना हो, पर मैंने एक प्रयास किया है। देखा जाए तो होम्योपैथी और स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। पहला, जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम डिवाइन पावर की बात करते हैं और होम्योपैथ में डायनामिक पावर एंड क्यूरेटिव पावर। दी दिस बोथ आर वेरी सिमिलर और दोनों को हम लैब में प्रमाणित नहीं कर सकते सर। ये इट इज अ वेरी बिग मिथ, क्योंकि ये आजकल जो एविडेंस बेस प्रमाण की बात की जाती है, तो हम वो किस एंगल पे जाएं, हमें वही एलोपैथी बेस को पकड़ना पड़ता है या फिर बिफोर एंड आफ्टर करना पड़ता है। इसी संबंध में मैंने ये बात अपनी रखी है। दूसरी बात, डॉक्टर हेनमैन ने वाइटल फोर्स को बताते हुए बताया है कि मेंटल स्टेटस का हटना, डिस्टर्ब होना, हमारी हमारी स्पिरिट पर डिपेंड करता है। हमारी हैप्पीनेस, हमारे उत्साह, जीवन के उत्साह पर डिपेंड करता है। और हमारी एक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ऐसी है तमाम चिकित्सा पद्धतियों में, जो केवल मन और मेंटल इमोशन की बात करती है। दरअसल अब सच मायने में देखा जाए तो डिजीज आर नथिंग
एक्सेप्ट मेंटल एंड मेंटल स्टेटस आप है इंडिविजुअल। इंडिविजुअलिटी के बेस पे हमारे होम्योपैथ में इंडिविजुअलाइजेशन की बात की जाती है। होम्योपैथ में जिसको हम सिम्टोलॉजी कहते हैं, वो क्या है दरअसल, एक मनोविकार ही तो है। स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या, और उसी के अगेंस्ट जो इमोशन डेवलप होते हैं, दैट इज द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इन अवर होम्योपैथी। जैसे होम्योपैथ में डर भय, उलझन घबराहट बेचैनी लालच, इवन ईर्ष्या और सुसाइडल टेंडेंसी को भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया होम्योपैथी में। और एक सबसे बड़ा अहम है माइजर। इसके बारे में आगे हम बताएंगे, व्हाट इज द स्पेशल इफेक्ट ऑफ माइजर। दूसरी सबसे बड़ी बात इंडिविजुअलाइजेशन में और स्पिरिचुअलिटी और होम्योपैथी दोनों में ही ये बात बताई गई है कि आदमी या पर्सन रंग रूप से भी अलग होता है, सोच विचार से भी अलग होता है। इवन आइज और थंब इम्प्रेशन, जैसे हमारे सरकारी दस्तावेजों दस्तावेजों में आई स्कैनिंग, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड में आई स्कैनिंग और थंब इम्प्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये स्पिरिचुअलिटी ये मानता है कि नो टू पर्सन आर एग्जैक्टली अलाइक। दूसरी बात, फॉर्म ऑफ बॉडी, कद काठी में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हर आदमी एक दूसरे से डिफर है। एक और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना चाहूंगा, शायद इसका उल्लेख हमारे होम्योपैथी में ना हो, पर स्पिरिचुअलिटी में इस पर विशेष तरीके से बताया गया है, स्मेल एंड टेस्ट। तो स्पिरिचुअलिटी का केवल एक ही टेस्ट और एक ही स्मेल होता है, लेकिन बीमारी में हमारे टेस्ट बदलते हैं। और जो स्पेशल टेस्ट है दैट इज बिटर। स्मेल की बात करें, टेस्ट को तो छोड़ दीजिए, स्मेल की बात करें तो इट इज जस्ट इन स्पिरिचुअलिटी, इट इज जस्ट लाइक अगरबत्ती या धूप बत्ती। बट इन डिजीज या हमारे होम्योपैथी में जिसकी बात की गई है, वो ये स्पिरिचुअलिटी में सुगंध है, और इन द फील्ड ऑफ डिजीज, एज ए डिजीज हम उसको माने, वो टेस्ट कई प्रकार के होते हैं, खट्टे मीठे कड़वे, लेकिन जो बेसिक है वो बिटर है। इसी तरीके से फियरलेस स्पिरिचुअलिटी है, फियरलेस, और होम्योपैथी है फियर ऑफ डेथ। अगर स्पिरिचुअलिटी में फियर ऑफ डेथ है तो उसी से मुक्त होना, यानी कि उससे मुक्त होना ही स्पिरिचुअलिटी है। और बीमारी क्या है? फियर ऑफ डेथ। उससे जितने एसोसिएट प्रॉब्लम्स हैं वो आगे खड़ी हो जाती है। एक मरीज को कोई परेशानी हुई, उसको पैनिक हो जाता है। पैनिक होने के बाद उसी दिशा में वो सोचने लगता है, और उसके अंदर एक मौत का भाव पैदा होता है, और उसी दिशा में वो सोचने लगता है, वो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती
एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे स्पिरिचुअलिटी में लोकेशन का भी बड़ा महत्व है। कौन सा ऑर्गन हमारा इफेक्ट हो रहा है, हमारी वो होम्योपैथी में इसको बल्कि अलग से डॉक्टर हैनमैन ने लोकेशन के बारे में बताया है। उसको मार्क करना बेहद बेहद जरूरी है। सेंसेशन बताया, मेंटल स्टेट और इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे उसका क्या इफेक्ट है। मोडेलिटीज के बारे में बताया है कि कब प्रॉब्लम जो है घटती बढ़ती है, और व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन माइंड एंड अदर मेन सिम्टम्स, दैट इज कॉन्कॉमिटेंट। इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में हमारे शरीर को 7 चक्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मूलाधार चक्र। ये रूट चक्र है, इसे गुदा चक्र भी कहते हैं। ये डिनोट करता है एनल रीजन को। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, इसे सैक्रल चक्र भी कहते हैं। ये नाभि चक्र को डिनोट करता है। तीसरा मणि चक्र है, जो एब्डामन को डिनोट करता है। चौथा चक्र है हृदय चक्र, जो हार्ट को डिनोट करता है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, जो थ्रोट को डिनोट करता है। और छठा चक्र आज्ञा चक्र, जो थर्ड आई को डिनोट करता है। और सातवां चक्र क्राउन क्राउन चक्र कहलाता है, जो हमारे सिर के एरिया को डिनोट करता है। इन सभी चक्रों के अलग अलग इफेक्ट्स हैं, और इस इफेक्ट के डिसबैलेंस होने से ही डिजीज राइज होती है। मेडिटेशन को बताने के लिए हमने इसको दो तरीके से बताने का प्रयास किया है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। योगा को ही मेडिटेशन कहते हैं, पर योगा के दो पार्ट हैं। एक फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज बॉडी योगा, एंड मेंटल मेडिटेशन, दैट इज माइंड योगा, जो सांसों की साधना पर आधारित है। और मेडिटेशन का सीधा मतलब है माइंड योर ब्रीथ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड और ब्रीथ, इसको कबीर दास ने एक दोहे में बताया है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। खोजी हो तुरत तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ तेरी हर सांसों की सांस में। सो द माइंड इज वेरी, द ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्टरबेंस ऑफ योर ब्रीदिंग इज एक्चुअली डिजीज। और ये इससे क्या होता है, इससे जो स्पिरिचुअलिटी बताया गया है मेनली, होम्योपैथी में वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होगा तो बीमारी होगी, और स्पिरिचुअलिटी में ये डिस्टर्ब होगा तो हम फियर ऑफ डेथ, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाएंगे। दैट इज क्या है, तो मेडिटेशन के क्या 5 तत्व बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। हाउ टू मैनेज इट
इन योर रेगुलर रूटीन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे करें? तो एक ही माध्यम है, वो है सांसों की साधना। क्योंकि इससे सातों चक्र आपके सध जाएंगे और आप बीमारी से बच जाएंगे। इसी को बताने के लिए मैंने हमारा एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था, पब्लिश हुआ था। एक आध्यात्मिक मैगजीन है, द्वारका नई दिल्ली से पब्लिश हुआ जुलाई 2021 में, जिसका टॉपिक था होम्योपैथिक चिकित्सा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ये हमारे मन में विचार आया तो ये मैंने जो है पब्लिश किया। Law of similar disease and totality of symptoms in the context of spirituality, इसको स्पेशल लिया है होम्योपैथी लॉ में। सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर, लाइक्स क्योर लाइक, remedy which create symptoms and condition, a healthy person will cure sick person manifesting similar symptoms on the other way we can say it। अगर बीमारी के संबंध में कहा जाए तो ये हमने पर्सनली अपना एक व्यू दिया है। सिमिलिया सिमिलर डिजीज, लाइक अट्रैक्ट लाइक, हम जैसा सोचेंगे वैसी हम बीमारी को जन्म देंगे और उसी के अगेंस्ट बीमारी घटित होगी। देयर इज ए बुक ऑल्सो, इस संबंध में एक बुक है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके राइटर हैं डॉक्टर रोंडा बर्न। बुक का नाम है द सीक्रेट। उसमें बताया गया है कि आप जैसा सोचेंगे वही घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। तो जैसी हमारी सोच होगी उसी के अगेंस्ट बीमारी होगी और उसी आर्गन को इफेक्ट करेगा। दूसरे वे में हम कह सकते हैं, दिमाग से लेंगे तो दिमाग जाएगा, दिल से लेंगे तो दिल जाएगा। इट इज माई पर्सनल व्यू, डेयर टू बी वाइज। बीमारी के संबंध में मैंने बताने का प्रयास किया है। एंगर, एंगर, एक्सट्रीम इरिटेबल, हार्ट अटैक। ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया है, एक पर्सनल व्यू है। लोग कहते भी हैं आम चलन भाषा की भाषा में, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, लग रहा है इसका बीपी बढ़ गया है। बट रियली इट इज फैक्ट, एंगर एंड एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी causes heart attack or hypertension। ईगो, ओवर सेंसिटिवनेस, ये ब्रेन पे इफेक्ट करता है और ज्यादातर ऐसे लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना होती है। ज्वेलसी, उदासी के साथ साथ मेंटल पीड़ा देता है और ब्रेन को इफेक्ट करता है। बहुत ज्यादा अगर इमोशनल हैं, रोने का मन करता है, उदास हैं पर बहुत इमोशनल है, तो ऐसे लोगों को पीसीओडी और कार्सिनोमा होने की चांसेस हैं। बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर्स ने इस बात को उठाया है। तमाम सेमिनार में इस बात को शेयर किया गया है कि इमोशन इज अ वेरी बिग इफेक्ट इन द केस ऑफ कार्सिनोमा एंड पीसीओडी।
तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन इस पे लागू होता है। किडनी फेलियर की जहाँ तक बात है, इसके भी पेशेंट जेलिसी होते हैं, बहुत मच इरिटेबल होते हैं। बट इस बात को कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि किडनी फेलियर के ज़्यादातर जो केसेस हैं, या तो सूडो डिजीज हैं या आर्टिफिशियल डिजीज। नेचुरलिटी में ये बीमारी नहीं होती। या तो ट्रामा हो या कॉर्टिकल सिस्ट हो। कॉर्टिकल सिस्ट a type of cyst which is appear at the time of birth, तो वही बहुत मायने नहीं रखता। ट्रामा कोई जरूरी नहीं है सभी को हो जाए, कुछ लोगों को ऐसा होता है, इट इज नॉट सो कॉमन। लेकिन किडनी फेलियर के कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसको मैंने बताया है। और ये सारे कारण डेवलप होते हैं, डेट इज ऑल आर सूडो क्रॉनिक डिजीज और आर्टिफिशियल डिजीज। जो कॉमन सिम्टम है वो जान लेना चाहिए। इट इज फॉर अवेयरनेस ऑल्सो। ओडीमा, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, reduced urination, frequent fetid painful urination, albuminuria with cast cells, सीरम creatinine लेवल का लेवल बढ़ जाता है। यहीं से पता चलता है कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। और जी उसकी वजह से इसके साथ जीएफआर को देखना उचित होता है। लेकिन पैथोलॉजी में सबसे पहले सीरम क्रिएटिनिन लेवल से ही पता चलता है। लेकिन अगर होम्योपैथिकली बात करें तो कम एज का बच्चा है, उसका हाई बीपी है, यूरिन रिटेंशन है, तो ये सिम्टम्स हैं कि उसे किडनी फेलियर है। कुछ लोगों में हिमोचूरिया और साइटिस भी होता है कोई, पर ये जरूरी नहीं है सभी को। फैटिग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनीमिया, cramps in muscles, shortness of breath. It is a very common symptoms of kidney failure। और इस बात को मैंने इस एक आर्टिकल इसमें लिखा था। तो किडनी फेलियर का कारण है होम्योपैथी पद्धति से निवारण। इसमें मैंने इस सजेशन के साथ साथ एक चेतावनी भी दी है इसमें, इस आर्टिकल में। ये भी पब्लिश हुआ था जुलाई 2022 में, संतमत धारा में। इसमें मैंने क्लियर कट लिखा है कि जो भी लोग पेन किलर का यूज ज्यादा करते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। पेन किलर और मलेरिया ग्रुप की दवाई, सम एंटीबायोटिक्स आल्सो, लेकिन ये दो, पेन किलर एंड मलेरिया ग्रुप की दवाई सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए इसको अवॉइड करना है, बेहद ज़रूरी है इसको अवॉइड करना। और इसको मैंने चेतावनी में अपने आर्टिकल में लिखा भी है कि एलोपैथी के दीज टाइप ऑफ ड्रग्स, पेन किलर एंड मलेरियल ग्रुप की मेडिसिन को बिल्कुल ना लें। आजकल किडनी फेलियर के सबसे ज़्यादा केस इसी के हो रहे हैं। एक मैं ब्रेन हेमरेज का केस केस क्या एक घटना बताना चाह रहा हूँ। मैं एक ऐसी महिला के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे सामने की घटना है। लगभग 30 वर्ष की एक महिला थी, उसे 15 वर्ष के लड़के ने आंटी कह दिया। वो गुस्से में आ गई और गुस्से से कांपने लगी। उसने लड़के को 1 घंटे आंटी कहने पर टॉर्चर किया। छोटी सी बात के लिए
उसने तिल का ताड़ बना दिया। मैं भी सोच में पड़ गया कि ये क्या मामला है। जरा सी बात आंटी कहने पे इसको इतना गुस्सा आ गया। छोटी छोटी बात पे इतना प्रेशर ले रही है। मेरे दिमाग में ऐसा आया, कहीं इसकी दिमाग की नस न फट जाए। पर ये तो मेरा अपना सोचना था, लेकिन 1 डेढ़ साल बाद मुझे पता चला कि दैट लेडीज डाइड ड्यू टू ब्रेन हैमरेज। सर मेरे सामने की घटना है, इसलिए मैं बताना चाह रहा था। तो वो ओवर सेंसिटिव थी। छोटी छोटी बात को तिल का ताड़ बनाना जिसको बोलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मन को बहुत रिलैक्स रहना चाहिए। लेकिन ये कमियां बाय बर्थ टू बाय डेथ इंसान में रहता है, पर इसको मैनेज करना है सांसों की साधना से। दैट इज माइंड योर ब्रीथ। कैंसर की बात की जाए तो आजकल कैंसर के रोज रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। टीबी जो है नगण्य हो गया है, उसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते। किसी को गिल्टी निकली तो वहीं से पैनिक हो जाता है, उसके बारे में सोचने लगता है, इलाज चालू करता है। उसकी सोच इतनी तगड़ी होती चली जाती है कि एक दिन वाकई वो उसकी डेथ कैंसर से ही हो जाती है। इसमें मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कैंसर। एक सूजन होती है, उस स्टार्टिंग में सडन स्वेलिंग हो गई, 2 4 दिन में खत्म भी हो जाएगी। उसमें 5 to 10% क्लॉटिंग बंद हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, मीन्स सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है। सेकेंड स्टेज में कहते हैं हम लोग, जब टीबी होती है तो उसमें जिग जैग सर्कुलेशन हो जाता है। थर्ड स्टेप को कैंसर बोलते हैं। इसमें 75% तक ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। इट मीन्स देयर इज नो ऑक्सीडेशन, बिकम सो पॉइजनस, दैट इज कैंसर। अब हमारे मेडिकल साइंस में एलोपैथिक सिस्टम है, कीमोथेरेपी एंड सो मेनी अदर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट किया जाता है। अंजाम कुछ नहीं होता, अंत में पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि कीमो इज वेरी डेंजरस। उससे वीकनेस हो जाती है, पूरे बॉडी के पार्ट्स वीक हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, ये पैनिक होना ही उस बीमारी को और बढ़ा देता है, और इस पे भी ध्यान देना है। किसी बीमारी के लिए बहुत पैनिक नहीं होना। अब बात पैनिक होने की है तो मैं पैथोलॉजी की भी थोड़ी बात करूंगा। रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, उसमें भी एक इस्टेब्लिश लैंग्वेज है जिसका यूज होता है, और आम आदमी उसके चक्कर में आ जाता है। तब एक पेशेंट मेरे पास आया, बहुत घबराया होगा, अल्ट्रासाउंड करा कर बोला, डॉक्टर साहब मेरे लीवर में सूजन हो गई। रिपोर्ट दिखाया तो उसमें लिखा था फर्स्ट ग्रेड हिपैटोमेगाली। मैंने बताया इसमें घबराने की क्या बात। मैं बताने का मतलब ये है कि पैनिक होने से उस बीमारी की दिशा में आप बढ़ने लगते हैं। तो ये लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द बुक नेम है सीक्रेट, उसको पढ़ना चाहिए। इट इज अ वेरी इफेक्टिव फॉर practitioners also and normal person also.
इसमें एक बात और कही गई है कि हमें जो चाहिए वो मिल सकता है। जो चीज हम अट्रैक्ट करेंगे उसको हम पा लेंगे, बशर्ते हमारी सोच निगेटिव ना हो, पॉजिटिव। अगर निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो हम निगेटिव को भी अट्रैक्ट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो प्रयास करेंगे। डॉक्टर स्वप्निल जी, मैं एक बहुत ही स्ट्राइकिंग मेंटल सिम्टम की बात कर रहा हूँ। हालांकि आप सबने इस पर गौर किया होगा, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्गन कैसे प्रभावित होता है हमारी सोच से, हमारी बीमारी से। एंग्यूज, मेलकलिन, डिप्रेस्ड, एंगर्ड, इरिटेबल, रेस्टलेसनेस, एंगियस, फियर ऑफ डेथ, fastidious, weak memory, confused, aversion to meet people, fear to be alone, sad, weeping, tearful, despair, selfish, suicidal, delirium, sensitive, indifference, physically too weak to move, irritability, worried, full of sorrow, lack of courage, malicious, miser। इसमें सर बताने का प्रयास है कि इसका मेंटल सिम्टम है क्या। डरा भी है, भयभीत भी है, रो भी रहा है, गुस्सा भी रहा है, दुखी भी है, उदास भी है, डिप्रेस भी है, कमजोर भी है, रो भी रहा है, और रोते रोते आंसू भी निकल रहे हैं, से टीयरफुल। रो तो रहा है, ठीक है, आंसू भी निकल रहे हैं। स्टेयरिंग ऑल्सो, घूर भी रहा है आपको। सेल्फिश भी है, और डिस्पेयर भी है, आपके साथ अच्छी भावना भी नहीं रख रहा है, और कुछ मांगिए तो दे भी नहीं रहा, कंजूस भी है, अकेले से भी डर लग रहा है। इट इज सो कंफ्यूजिंग सिम्टम। तो इस सिम्टम्स के आधार पे हम होम्योपैथी में कौन सी ऑर्गन को इफेक्ट में ला सकते हैं, कौन सा अंग प्रभावित होगा, कहना मुश्किल है। बट एक लाइन लिखी है नीचे, एक्टिंग रेमेडी ऑन एवरी ऑर्गन एंड टिश्यू। ये लाइन इसीलिए लिखनी पड़ी डॉक्टर हैनीमैन को कि ये मेंटल सिम्टम ही कंफ्यूजिंग। तो ऐसी मेंटल वाले को अगर बीमारी होगी तो वो होगी मल्टी ऑर्गन फेलियर। ये सब दवाई तो समझ गए होंगे आप, सिम्टोलॉजी में सब दवाई तो समझ गए होंगे। जी सर, सुप्रीत सर। सर एक फिजिकल मेकअप ऑफ बॉडी, इसके माहिर थे डॉक्टर एस के दुबे, जो टेक्स्ट बुक मटेरिया मेडिका के राइटर रहे, अच्छे प्रैक्टिशनर भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि पीछे से देख करके मरीज को उसके चलने की स्टाइल से और पीछे से देख कर बता देते थे इसको कौन सी बीमारी है। ऐसा सुना है, हमारा मिलने का कभी सौभाग्य नहीं हुआ। शायद कोलकाता में दमदम में प्रैक्टिस करते थे, डॉक्टर साहब जानते होंगे। रैपिड इमेशिएशन, जो पीछे से देख करके आप बता सकते हैं। लाइट कॉम्प्लेक्शन, नैरो चेस्ट, नेक एंड वेस्ट, जनरल एक्साशन, रेस्टलेसनेस,
लो रिक्यूपरेटिव पावर, क्लोरेटिक, ड्राई स्किन, फैटिग, एक्सट्रीम वास्टिंग, ब्लूइश पैलर, ट्रेम्बलिंग एंड चिलीनेस, मेंटली एंड फिजिकली सो वीक। तो अगर इसको पीछे से देखा जाए तो हम बता सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है। ये हमारे मेटेरिया मेडिका है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं इसको कौन सी बीमारी है। एक ऐसे ही घटना हमारे साथ घटी, मैं इसको बताना चाहूँगा। मैं एक शॉप पे गया था, जनरल स्टोर की। वहाँ एक पर्सन को मैंने पीछे से देखा। मेरी राय बनी इस लाइन, सेकंड थर्ड लाइन पे नैरो चेस्ट नेक वेस्ट, मेरी राय बनी ही सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी पलटा, मैंने देखा वो तो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनकी नर्सिंग होम थी थोड़ी दूर पे। खैर मेरी राय बन गई तो बन गई। आफ्टर 9 मंथ मुझको सुनने में मिला डॉक्टर वाज डाइड ड्यू टू कैंसर। ये सर होम्योपैथी का कमाल है। केवल एक लाइन में नैरो चेस्ट नेक एंड वेस्ट, बाकी तो अपनी जगह है। हालांकि वो उस डॉक्टर को मैं जानता था। वो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो टीबी डायग्नोसिस की, मैं तो कैंसर की तो डेथ हुई। बस सर बताया अभी हमने, स्वेलिंग फर्स्ट स्टेप 5 to 10% सर्कुलेशन, 45%, near about 45 to 55%, that is TB. And the third, above 10 to 25% circulation loss, that is cancer. बात वही हुई सर, वो स्टेप बदल गया। अब चूंकि होम्योपैथी की बात आई सर, तो वाइटल फोर्स की बात करना जरूरी है। हालांकि इस संबंध में आगे बात हो चुकी है, फिर भी एक बार अलग तरीके से इसको बताना चाहूंगा। लाइफ, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, वाइटल फोर्स, एक सर होम्योस्टैटिक स्टेट होता है। ये ओल्ड ऑफ स्कूल और एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट या मॉडर्न साइंस में इसके बारे में चर्चा की जाती है कि आदमी को मेंटल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। बीमारी का एक कारण यह भी हो सकता है, पर इस स्टेट को उन्होंने छोड़ दिया। एलोपैथी सिस्टम केमिकल थेरेपी पे आ गई, होम्योस्टैटिक को बिल्कुल किनारे कर दिया। पर हमारी होम्योपैथी में है द डिरेजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स इज डिजीज। बॉडी, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, माइंड, मेन पैटर्न ऑफ इमोशनल स्टेट, स्पिरिट, और लाइफ एसेंस एंड एनर्जी, दैट इज रूब्रिक में बताया गया है इसको वीटी मर्थ, योर हैप्पीनेस, ये जॉलीनेस, ये आप कितने बिंदास रहते हैं। अगर उससे हटे तो बीमारी घटेगी, दैट इज क्लियर। तो मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।
ये सब नया नहीं है, फिर भी मैंने इसको एक बार फिर से बताने का प्रयास किया है। कॉस्टिक फैक्टर ऑफ स्पेशलिटी एंड होम्योपैथी, मोड ऑफ लिविंग हैबिट्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सर, डेली रूटीन एंड लाइफ स्टाइल, मॉर्निंग अवेकिंग, मर्सी प्लेसेस, लिविंग इन सेलर्स, टॉक्सिक इन्फ्लुएंस, lack of exercises and open air, over exertion and body and mind stress। ये सब तो कॉमन है। डेली रूटीन का बेहद इम्पोर्टेंट है। आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने डॉक्टर आर शंकरन होम्योपैथ की एक बुक पढ़ी थी, एक शॉर्ट बुक है, द पैथोलॉजी इन होम्योपैथी, शॉर्ट बुक का नाम था। डॉक्टर साहब ने उसमें एक ब्रिटिश रिसर्च की बात की है, जिसका टॉपिक था 4 o'clock एट द मॉर्निंग। बड़ा अजीबो गरीब टॉपिक है, 4 o'clock एट द मॉर्निंग, क्या मतलब। तो उसमें उल्लेख किया गया है कि सुबह के 4 बजे, लगभग सुबह के 4 बजे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, हमारी पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम लगभग चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स अगर हम सोए हैं तो हमें उठना होगा, नहीं तो उसका रिवर्स एक्शन पड़ेगा हमारे बॉडी पे। हालांकि आजकल के भाग दौड़ के जीवन में ये संभव नहीं है, फिर भी एक लिमिटेशन दी गई है कि अवेक बिफोर सनराइज, सनराइज के पहले तो उठना एक अनिवार्यता बनानी होगी अगर स्वस्थ रहना है। एंड दैट पर्सन जिनका रूटीन सही है, सुबह उठने की रेगुलरिटीज है, वो कंपेरेटिव टू द अदर पर्सन वो कम बीमार होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल साइंस आल्सो एंड फॉर होम्योपैथी आल्सो। दूसरा, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल करेक्टर, ये फॉरिज 5 और 94 और 2008, 208 में डॉक्टर हेनमैन ने इसको बताया है कि हमारी सोचने का तरीका, हमारे विचार करने का तरीका भी हमारे बीमारी का कारण बन सकता है। मोड ऑफ लिविंग में रूटीन के अलावा हम कैसी जगह पे रहते हैं, बंद जगह है, खुली जगह है, नमी है, या वहाँ आबो हवा ठीक नहीं है, हमें खुली हवा नहीं मिल पा रही है, हमारा एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो इट इज़ ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ डिजीज। दूसरा सबसे बड़ा है हमारा खान पान। अध्यात्म में भी खान पान को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और बीमारी के अकॉर्डिंग टू भी, होम्योपैथी के भी अकॉर्डिंग कौन सी चीज कब नहीं खानी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट पाइल्स के आते हैं। पाइल्स इज अ टाइप ऑफ
मेडिकल साइंस में तो हेरिडिटी बताया गया है, पर दूसरे में कहा जाए कि एक वहाँ पे कॉज बन गया है, क्रॉनिक कॉज बन गया है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से, खान पान की वजह से। तो आप खान पान को चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम 50% सही हो जाएगी, बाकी तो दवाइयाँ काम करती हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशन में दही खाते हैं, बोले पेट साफ हो जाता है, पर कोल्ड एक्सपो कोल्ड सब्सटेंसेस फॉर पाइल्स इज वेरी हार्मफुल। ये सर मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने देखा है इसको, कि जितने भी पाइल्स के पेशेंट हैं दही मट्ठा खाते हैं। ये तो उल्टा काम करता है, तो कटे पे नमक डालना है। उस इन्फेक्शन को, उसके प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। फर्स्ट डे रिलीव करेगा, सेकेंड डे वो प्रॉब्लम डबल हो जाएगी। तो खान पान का भी बहुत महत्व है। फैटी लीवर की जैसे बात है, अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिक लीवर है, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर डाइट्स, फास्ट फूड, अल्कोहल। आप इलाज कर रहे हैं, मरीज इस पे सुधार नहीं कर रहा है, तो कैसे ठीक होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। डॉक्टर हेनमैन ने इस पे स्पेशल बात कही है, खान पान और परहेज का विशेष ध्यान देना जरूरी है। दूसरी बात, डोमेस्टिक रिलेशन, आपके घर में आपकी वैल्यू क्या है, आपके साथ कैसा व्यवहार है, या आपका घर के साथ कैसा व्यवहार है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उससे आपकी मनोस्थिति, मेंटल स्टेटस का पता चलता है, आपके इमोशन का पता चलता है, और इसी से आपकी बीमारी का भी पता चलता है। जैसा मैंने अभी बताया, 4 o'clock द मॉर्निंग में, हमारे हिंदूज में इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दैट इज द डिवाइन वेकिंग टाइम, एंड ऑल्सो सिखिज्म is known as प्रभात काल, sacred time, and also Islamic practice. It is known as Fajr, the first morning of the day. Fajr, and Christianity says new burning of the day, praying time. It is also very important. The morning waking is very important. आगे सर बताया मैंने, सोशल रिलेशन आपका कैसा है, समाज में आपकी कैसा बिहेवियर है, घर में कैसा बिहेवियर है, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, ये बीमारी के स्टेटस को बताता है। और उसमें अगर सुधार कर लिया जाए तो दवाई के साथ साथ बीमारी को रोका जा सकता है। डॉक्टर हैनमैन ने ये बात हालांकि क्रॉनिक केसेस को ट्रीटमेंट करते समय बताई है, इसलिए क्रॉनिक केस में उस डिजीज को कॉम्प्लेक्स न बनने दिया जाए। ये बहुत जरूरी है कि सोशल रिलेशन को भी आप सुधार करें। ऑक्यूपेशन का भी इम्पोर्टेंट है, किस टाइप का वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, शेड्यूल क्या है आपका, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्रेशर में तो काम नहीं कर रहे हैं आजकल। सब बहुत सारे ऑफिसर्स हायर पोस्ट पे, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। एक मेडिटेशन सेंटर के गुरुजी ने एक लेटर जारी किया कि भाई आप अपने ऑफिसर्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स कराइए, दे आर सफरिंग फ्रॉम इलनेस। तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया,
तो ऐसे एक पॉसिबिलिटीज भी रखी गई है कि इट मीन्स बहुत सारे ऑफिसर जो प्रेशर में काम करते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। तो ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज बच्चों की बीमारी कुछ होती है, बड़ों की कुछ होती है, एल्डर पर्सन की कुछ होती है, तो एज भी बहुत मायने रखता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, स्पेशली फॉर क्रॉनिक डिजीज में इसका बहुत मायने रखता है। और एज वाइज डिजीज भी अलग अलग होती है, कुछ डिजीज बच्चों में होती है, कुछ बड़ों में होती है, एडल्ट्स में होती है, कुछ एल्डर पर्सन में होती है। तो उसके अकॉर्डिंग टू एज बड़ा मायने रखता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ट्रामा एंड ऑब्स्टिकल्स। एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जरूरी नहीं है कि हम एज ए होम्योपैथ अपनी जी जान लगा दें। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर है, तो इट नीड सपोर्ट, उसका सहयोग लेना है, तो सपोर्ट बांधना है, तो उसमें एक बोन स्पेशलिस्ट को की जरूरत पड़ेगी। इसमें बहुत रिजिड होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर हेनमैन ने स्पष्ट कहा है इस पे कि मेडिसिनल पार्ट सिम्टोमेटिकली जो है उसको आप डील कर सकते हैं, और ऐसे ऑब्स्टिकल्स मामले में, ट्रामा जैसे मामले में आप इसमें एक्सक्यूज कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल है, अब जैसे एक पेशेंट आया, उसकी आंख लाल है, आंख से पानी आ रहा है, आंख में खुजली हो रही है। आप एज ए होम्योपैथिकली अगर दवाई सर्च करेंगे, तो करने के पहले हमें क्या सोचना है केस टेकिंग में, कि ये प्रॉब्लम ओरिजिन कैसे हुई। पता चला वो आंख में कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई कंकड़ पड़ा है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। तो हम केवल सिम्टोलॉजी पे नहीं, ऑब्स्टिकल पर भी ध्यान देना है। उसका इलाज क्या है, जब तक वो आंख से कंकड़ निकलेगा नहीं तब तक उसे आराम मिलेगा नहीं। सिम्टोमेटिकली हम दवाई दे सकते हैं, पर वो सही दिशा में इलाज नहीं होगा। मियाज़म की बात है, तो डॉक्टर साहब बहुत एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर नजुल साहनी सर, लेकिन थोड़ा सा इसे मैं अलग तरीके से बताना चाहूँगा। हालांकि डिफिनेशन में ही है, इसको एक पॉल्यूशन माना गया है, जैसे इन्वायरमेंटल इफेक्ट। मियाज़म इज अ मार्बाइड फैक्टर, that is toxic agent which is present in our environment and able to cause a disease. That is soros, psychosis, syphilis। ये तो डॉक्टर हेनमैन ने क्लासिफिकेशन किया है, पर उन्होंने बैक्टीरिया वायरस की बात नहीं की। देन व्हाट इज बैक्टीरिया एंड वायरस, इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे टाइफाइड है, जिस वैज्ञानिक ने एक टाइप का बुखार के करेक्टरिस्टिक तय किए, उसके अगेंस्ट मेडिकल साइंस में एक दवाई बनाएगी, और जिसने इसको करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को नोट किया, उसके नाम पे उसकी मेडिसिन बन गई, दैट इज टाइफाइड। टाइफी के नाम पे टाइफाइड। आई थिंक सोलोमनी टाइफी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे टाइफी। उन्होंने क्या दिया, एक करेक्टर दिया, करेक्टरिस्टिक फीचर दिया टाइफाइड फीवर का, बुखार उतरता है, चढ़ता है, फिर हाई होता है, फिर लो होता है, कई दिनों तक ये रहता है। इसको हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। लेकिन
असल में क्या है? ये तो आर्टिफिशियल दिया हुआ नाम है, सही तो है नहीं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट को तो जान नहीं पा रहे। उन्होंने केवल उसके एक सिम्टोलॉजी दी, उसके अगेंस्ट दवाई बना दी। इट इज नॉट एक्यूरेट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। डेयर टू बी वाइज सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वही हाल बैक्टीरिया का है। अभी कोविड हमारी गुजरी है, देयर इज नो मेडिसिन ऑफ कोरोना वायरस बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज कोरोना वायरस। इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स का एक पार्ट है, और उसको जानते नहीं, उसके अगेंस्ट दवाई नहीं बनाई तो उसकी दवाई नहीं। चलिए, बहुत सोचने वाली है डीप। जिस चोर को आपने पकड़ लिया, वो दोबारा चोर कैसे आ गया? आप कहते हैं उसको मैंने किल कर दिया, मेरे पास दवाई, तो वही दोबारा फिर अपियर कैसे हो गया? हाउ दैट डिजीज अगेन रिपेयर ऑकर? टाइफाइड है, आप कहते हैं मेरे पास टाइफाइड की दवा है, तो बार बार टाइफाइड क्यों, उसका एग्जिस्टेंस क्यों है? मीन्स इट इज अ टेम्पररी पैरेलल बैरियर chemical against disease. They don't know what is actually miasm. हमारे हैंडमैन ने इसको क्लासिफाइड किया उसके इफेक्ट के अनुसार, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे सर मैं कीन ऑब्जर्वर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कीन ऑब्जर्वर कौन है? व्हाट इज साइड क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन? दैट इज वेल विशर। वेल विशर जो होगा वही इलाज कर सकता है। पेशेंट कौन होगा? जो बिलीव करेगा। इसमें सर सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड काम करती है। अगर हम किसी के लिए वेल विशर हो सकते हैं, तो डॉक्टर अगर कीन ऑब्जर्वर है, वेल विशर है, तो पेशेंट उसको ऑब्जर्व करेगा। डॉक्टर हेनमैन ने ये बताया भी है, पेशेंट इम्प्रूव फीलिंग मेरली एट द टाइम साइट ऑफ पेशेंट, साइट ऑफ फिजिशियन। तो वेल विशर ऐसा होना चाहिए जिसको मरीज देख करके आधा ऐसे ही ठीक हो जाए। ये फुट नोट 10 में डॉक्टर हेनमैन ने बताया है। और सर न्यू स्कोप ऑफ होम्योपैथी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द मेंटल स्टेटस एंड मेंटल एनालिसिस, हमारी पूरी सिम्टोलॉजी मेंटल और इमोशंस पे है। इसलिए एक अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर हम डॉक्टर फिजियोलॉजिस्ट भी हो सकता है। डॉक्टर अरविंद, या समय आपका पूरा हो चुका है, जी जी। 8:30 हो चुका है, आप क्लोज डाउन कर सकते हैं जी। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपका सेशन रहा। जी जी। और मैं प्रदीप जी, अब फिर से आइए, दोबारा कोई सेशन आपसे बात कर लेंगे, ठीक है ना? जी जी जी। थैंक यू आज का सर। सेशन हम लोग का समाप्त हो रहा है। जी हम जी। लोग फिर अगले सेशन में मिलेंगे आपसे फिर। ठीक जी है, जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इसके साथ में आज का सेशन समाप्त होता है। जी हम लोग जी। इस सेशन को हैंड ओवर करते हैं अंग्रेजी टीम को। So थैंक over यू। to थैंक the यू सर। English team, sir. थैंक यू। Uh, English team, you can take over the charge.